जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएस 2 2022 में आए हुए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। देखिए, इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह को कवर कर लिया है और साइंस के क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। देखिए, अक्सर ही इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं सीडीएस एग्जाम के अंदर वो आपके आते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन इस बार का जो पेपर है यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट देखने को मिला। बहुत कम क्वेश्चन आप कह सकते हैं एनसीईआरटी से आए। बाकी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर बेस्ड थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो टफ नेचर के थे। अगर आपको अच्छे से पता है चीज़ें तो ही आप कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर। 7th नंबर ये देखिए, सेट ए के अकॉर्डिंग है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बोरोवर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। यानी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है उसके रिगार्डिंग बोरोवर के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है। सो अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में अगर आपको पता है तो फिर आप इसे आंसर कर लेंगे। सो नाम से ही देखते हैं, यहाँ पे नाम है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो देखिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटे लेवल पे। फाइनेंस का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है लो इनकम पॉपुलेशन को। नाम से ये स्पष्ट होता है माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है। अब ये जो सर्विस है इसमें आपको छोटे छोटे लोन दिए जाएंगे, माइक्रो सेविंग्स की बात की जाएगी और माइक्रो इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा। ये है एमएफआई का काम। अब देखिए, ये फंक्शनल कंपनी होती है जो कि स्मॉल लोन देती है, जैसा कि मैंने बताया उन जगहों पे उन लोगों को जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता होगा बैंकिंग से लोन लेने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। उन चीज़ों से अगर नहीं गुजर पाते तो सिंपली एमएफआई से लोन लिया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्मॉल लोन की बात की जाती है। और अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो 1 लाख रुपए से कम अगर लोन लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा बताइए, माइक्रो लोन। माइक्रो लोन का मतलब बहुत छोटे लेवल पे लोन। और ज़्यादातर केसेस में इंटरेस्ट रेट है जो वो नॉर्मल बैंक के मुकाबले कम होते हैं। इसके पीछे का रीज़न जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जनरली गरीब लोग और जो बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते वो लोग लोन लेते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम ही रखा जाता है। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अगर आप इंडिया में देखें तो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और 102 मिलियन अकाउंट से ज़्यादा यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के तहत गरीब लोगों की पुअर पॉपुलेशन के द्वारा यहाँ पे खोले गए हैं। ये आरबीआई की वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप माइक्रो फाइनेंस लोन के बारे में क्या बताया गया कि माइक्रो फाइनेंस लोन क्या है, कोलेट्रल फ्री लोन है। कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोलेट्रल का मतलब अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी सीडीएस में पूछा गया कि लोन लेने टाइम क्या रखना पड़ता है, कोलेट्रल। तो देखिए, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना चीज़ों को। जैसे अगर आपको कुछ लोन चाहिए तो उसके लिए आप अपने हाउस के पेपर्स गिरवी रख दिए या कोई सामान गिरवी रख दिया, तो ये होता है कोलेट्रल। तो माइक्रो फाइनेंस लोन जैसा कि मैंने बताया कि गरीब लोगों के लिए मोस्टली एक्सेस किया जाता है, तो इनके पास कोई खास कोलेट्रल रखने को होता नहीं, इसलिए ये कोलेट्रल फ्री लोन है। और आप समझ भी चुके होंगे यही रीजन है कि 102 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट खोले गए हैं। और मतलब क्योंकि ये बहुत ईजी है यहाँ पे लोन एक्सेस करना, खास करके गरीब लोगों के लिए। हालांकि यहाँ पे आपको माइक्रो लेवल पे चीज़ें दिए जाएंगी, 20,000, 40,000, 1 लाख से नीचे के लोन जनरली दिए जाएंगे। और हालांकि 3 लाख तक की बात की जाती है, लेकिन जनरली आपको जहाँ पे एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है 3 लाख तक है, उनके लिए माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड किया जाता है ना। अब देखिए ऑप्शंस को, पहला कहा जा रहा है कि जिसे उधार लेना है, जो बोरोवर होगा, उसका एनुअल इनकम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस ने या गरीब लोगों के लिए खास करके ये बनाया गया। ऐसा ना हो कि कहीं कोलेट्रल फ्री चीज़ों के चक्कर में काफ़ी अमीर लोग भी यहाँ से लोन लेने लगे कम कम पैसे उठा करके। तो यहाँ पे अगर आरबीआई आप देखें, आरबीआई के अकॉर्डिंग तो 3 लाख से ज़्यादा आपकी ईयरली इनकम नहीं होनी चाहिए, सालाना इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोन को एक्सेस कर पाएंगे। तो पहली बात यहाँ पे सही है। बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड अ लिमिट, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया, लगभग 1 लाख रुपए तक रखा गया है। 1 लाख रुपए से ऊपर आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस लेवल पे होता है। तीसरा देखिए, बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेट्रल, यानी बोरोवर को कोलेट्रल ऑफर करने से रिफ्यूज वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोरोवर चाहे तो कोलेट्रल नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मेनली गरीब लोगों के लिए तो कोलेट्रल रखने को होता नहीं, और यही तो फ़ायदा है फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन दिए जाने का। तो ये बात यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बोरोवर कैन रिफ्यूज, बोरोवर शुड रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेट्रल। ठीक है, बोरोवर के पास ये राइट है कि वो कोलेट्रल नहीं दे, और यही सबसे खास वजह है। मैंने जैसे कि अभी आपको दिखाया, आरबीआई की वेबसाइट में कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। कोलेट्रल का मतलब समझते हैं ना, जो चीज़ें गिरवी रखी जाती हैं लोन लेते रहे। और चौथा कहा जा रहा है, बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड। हाँ, तो ये भी बात यहाँ पे सही है। बोरोवर कैन रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर, ऐसा नहीं है कि कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया जाएगा, इस पर एक लिमिट है, सर्टेन बाउंडेशन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये बात यहाँ पे गलत है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है।
सो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मेनली आपको अगर नाम पता है इनके अच्छे से इनके बारे में, तो आप इसे कर सकते हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटीज़ के अंदर नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आप इसे बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी की भी बात आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनबीएफसी के बारे में पूछा जा रहा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है? पहला कहा जा रहा है कि ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा कहा जा रहा है लोन नहीं दे सकते। तीसरा कहा जा रहा है कि चेक वगैरह इशू नहीं कर सकते। चौथा कहा जा रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी को ऑफर नहीं कर सकते। सबसे पहला सवाल कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, तो नाम से ही समझिए नॉन बैंकिंग यानी ये बैंकिंग की बात नहीं की जा रही है और फाइनेंशियल भी है, यानी बिना बैंकिंग के फाइनेंशियल असिस्टेंट देने वाली कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहलाएगी। बैंक हम लोग क्यों जाते हैं, तो आप कहेंगे 2-3 रीजन होते हैं। सबसे पहली बात तो पैसे डिपॉजिट कराने हो गए, पैसे निकालने हो गए, लोन लेना हो गया, इन रीजन से हम जाते हैं। तो क्या हो कि बिना बैंकिंग के ही अगर आपको इन फाइनेंशियल असिस्टेंट को दे दिया जाए, और यही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का काम। ये क्या है, एक कंपनी है जो कि रजिस्टर की गई है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा पूछ दिया जाता है खास करके सिविल सर्विसेज के अंदर कि ये आरबीआई के द्वारा मैंडेट है, आरबीआई के किसी एक्ट के अंदर है, तो ये नहीं, ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर की जाती है। और इसका काम क्या है, ये बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांस, यानी अगर लोन लेना हो गया या शेयर वगैरह, शेयर बॉन्ड डिबेंचर सिक्योरिटी, इन चीज़ों को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है, इन चीज़ों के एक्विजिशन को लेकर के, इन चीज़ों को मैनेज करने को लेकर के ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। बहुत ही सिंपल बात है, ये आप समझ गए होंगे कि काम सारा बैंक के तरह ही करेगा, बस ये जो है वो बैंकिंग से किस वे में डिफरेंट है वो देखते हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बैंकिंग के तरीके से काम करेगी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के जैसा, तो फिर ये नॉन बैंकिंग वर्ड क्यों आया, और क्या डिफरेंस है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में? तो देखिए, एनबीएफसी जो है वो लेंड करती है, हमें पता है, उधार दे सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यानी आप कह सकती है बैंक के तरह काम करती है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मैंने बताया, सिमिलरिटीज़ क्या है कि बैंक के जैसा लेंड कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ये चीज़ें एनबीएफसी कर सकती है। लेकिन फिर इनमें और बैंक में फिर डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला तो ये है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होंगी वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यानी अगर आप एनबीएफसी के पास जाओ और कहो ये मेरे महीने की इनकम है 20,000 रुपये, इसको आप डिमांड डिपॉजिट में डाल दीजिए, तो वो बोलेगी नहीं, ये काम तो हम करते ही नहीं। ये काम अगर आपको करवाना है तो आप बैंकों के पास जाइए, एनबीएफसी ये काम नहीं करेगी। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से क्लियर है। नॉन बैंकिंग नाम है इसका, ठीक है। बैंकिंग वाले काम कर रही है, लेंड दे सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फिर फर्क क्या रह जाएगा इनमें और बैंकिंग सिस्टम में। आगे हम लोग देखते हैं, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। यानी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एनबीएफसी पेमेंट का पार्ट नहीं कर सकती और सेटलमेंट सिस्टम नहीं कर सकती, और खुद के दम पे चेक भी इशू नहीं कर सकती। यानी ऐसा नहीं आप चेक इशू करवा दो कि इस एनबीएफसी में जाइए और ये चेक लेकर के जाइए और यहाँ से आप पैसे निकाल लीजिए, ये काम एनबीएफसी नहीं कर सकती। इसके लिए आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तीसरा, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप बैंक में जैसे ये अवेलेबल होता है कि क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये चीज़ आपको एनबीएफसी के डिपॉजिटर को, अगर आपने एनबीएफसी में डिपॉजिट किया है तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। एक मैं आपको सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए, सिविल सर्विसेज 2010 में पूछा गया। आपसे पूछा जा रहा है एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बताइए कौन सी बातें यहाँ पे सही है। पहला कहा जा रहा है कि ये कैन नॉट इंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशू बाय गवर्नमेंट। ये बात तो गलत है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी इशू किया गया हो या फिर आपके डिफरेंट तरह के बॉन्ड हो गए और बॉन्ड के अलावा डिबेंचर हो गए, इन चीज़ों को इशू कर सकता है। तो फर्स्ट तो गलत है। दूसरा देखिए, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जैसे सेविंग अकाउंट में हम लोग जाकर के करते हैं बैंकों में, वो चीज़ ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। यही तो मेन डिफरेंस है इनमें और बैंकिंग सिस्टम में। तो इसका फर्स्ट बात यहाँ पे गलत है क्योंकि दे कैन इंगेज, ओके, और सेकेंड वाली यहाँ पे बात बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 2 ओनली। ठीक है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखिए, ये इसी बार का सीएपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीएपीएफ 2022 का। आपसे कहा जा रहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है एनबीएफसी, वो क्या नहीं कर सकती? क्या ये लोन नहीं दे सकती? बिल्कुल लोन दे सकती। हमने देखा इसका काम ही ये लोन देगी। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट कर सकती है। हमने देखा कि एनबीएफसी का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना अलग अलग जगहों पे। क्या ये बैंक से बोरो नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स बैंक से बोरो कर सकती हैं ये, जिस तरह से नॉर्मल बैंक के करती है। सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक,
यानी पब्लिक से ये डिमांड डिपॉजिट ले सकती है, ये बात यहाँ पे गलत है। ये राइट नहीं दी गई है एनबीएफसी को। एनबीएफसी क्या होती है? कंपनीज होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल वाली, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि फिर डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे तो ये पूरे तरीके से बैंकों वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे गलत है। एंड कैन नॉट इशू चेक, सेकेंड पार्ट इसका सही था, लेकिन फर्स्ट पार्ट यहाँ पे गलत है। ना ही ये चेक इशू कर सकती है, ना ही ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? फिर ऑप्शन डी। अब आते हैं फिर इतने सारे पीवाईक्यूज करने के बाद इस क्वेश्चन की ओर। कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा था? क्या एनबीएफसी जो है वो कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट? तो हमने देखा ये बात बिल्कुल सही है। डिमांड डिपॉजिट के ऐसा नहीं कर सकती कि आप अपने पैसे को जाकर के जमा कर दें डिपॉजिट के रूप में, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, एनबीएफसी कैन नॉट गिव लोन, क्यों नहीं लोन देगी? एनबीएफसी नॉर्मल लोन दे सकती है जिस तरह से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन देती है, तो ये बात तो यहाँ पे गलत है। और अगर आप इस पॉइंट को, अगर आप एग्जाम से पहले मेरे एनालिसिस या फिर आप ऐसे भी क्वेश्चन करके जाते तो यहीं पे आप देख लेते कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल है वो लोन दे सकती है। यही बात ना यहाँ पे, जब फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सही थी, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे सही थी। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है वो लोन दे सकती है, गिव लोन। तो ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक। तो यहाँ पे जो कहा गया है ना कैन नॉट गिव लोन, ये बात यहाँ पे गलत है। तो हमसे गलत वाला ही पूछा था ना, तो सेकंड यहाँ पे आंसर होगा। तीसरा देखिए, एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक डोंट ओन देमसेल्फ, अभी हमने बात की चेक वगैरह इशू नहीं कर सकती है। चौथा देखिए, एनबीएफसी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी को नहीं प्रदान कर सकती, ये भी हमने देखा। नॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन प्रदान कर सकती है, बट एनबीएफसी यहाँ पे इशू नहीं कर सकती। ये लास्ट वाला पॉइंट था, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की, ये डिपॉजिटर, ये एनबीएफसी के डिपॉजिटर को अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैंकों के लिए ये अवेलेबल होता है। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सीएपीएफ के क्वेश्चन को पूछ लिया गया। अब ये क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाएंगे, थोड़ा टफ नेचर का क्वेश्चन है, जिनके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए, लेकिन फिर भी अगर वो पीवाईक्यू अच्छे से करके जाते हैं। देखिए पीवाईक्यू ही हमें बताती है पहले क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि ऐसे सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप करने चलो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मैं पीवाईक्यू के एनालिसिस करवा रहा हूँ, अब देखिए अगर आपके अगली बार क्वेश्चन बना एनबीएफसी से, तो आई होप आप गलत नहीं करेंगे। आपके दिमाग में आने लगेगा कि हाँ पहली चीज़ तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये लोन दे सकती है, चेक वगैरह इशू नहीं कर सकती है। ये सब बातें जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट आप जब एक बार इन चीज़ों का अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट इकोनॉमिक्स से लिंक था तो मैंने इसे ले लिया। जो डीपीआईआईटी है उसने रिवाइज किया 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को और 40% कंबाइंड वेट बताया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में कौन सा पार्ट नहीं है? कोल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, सीमेंट है, रबर प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन सी, रबर प्रोडक्ट्स। सो ये आप देख सकते हैं हर न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया था कि इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है वो 18% ग्रो करेगी मई के मुकाबले, और सीमेंट, कोल, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें ज़्यादा हाई ग्रोथ इनमें देखने को मिला। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप? कोल हो गई, क्रूड ऑयल हो गई, नेचुरल गैस हो गई, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गई, फर्टिलाइज़र हो गई, स्टील हो गई, सीमेंट हो गई और इलेक्ट्रिसिटी हो गई। टोटल मिला करके ये 8 हो गई 8 कोर इंडस्ट्रीज़। इसमें कहीं भी आप रबर प्रोडक्शन को नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो पहली बात तो ये आपको फुल फॉर्म ही ध्यान रखनी है, सीएपीएफ में फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है बहुत पहले। अब तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। एंटरप्राइजेज ये होती हैं किस लेवल की होती हैं? बहुत ही छोटे लेवल की, फिर छोटे लेवल की और मीडियम लेवल की, ठीक है। हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट्स है? पहला ये है कि एमएसएमई कंप्राइज करता है एक डायनेमिक सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। दूसरा कहा गया है कि एमएसएमई में लो कैपिटल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि, और हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन, और बैकवर्ड रीजन जो क्षेत्र उतने अच्छे से विकसित नहीं हो पाए हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये मदद करता है, यानी औद्योगिकरण करने का, उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की ये हेल्प करता है। तीसरा कहा जा रहा है कि एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है बहुत ही हैवी, बहुत ही इनॉर्मसली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी सामाजिक आर्थिक लेवल पे एमएसएमई बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। सो ये क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ है, ओके, इकोनॉमिक्स का नहीं है ये। चैप्टर 9 एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। यहीं पे आप देख सकते हैं एमएसएमई नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, और ख़ास करके अगर आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को लेके, जैसे प्रोडक्शन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, एक्सपोर्ट्स वगैरह हो गई, इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ये सपोर्ट प्रदान करता है एमएसएमई। जीडीपी में भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 30% से भी ज़्यादा, और एक्सपोर्ट में तो 50% से भी ज़्यादा। यानी आप कह सकते हैं कि जो छोटे लेवल पे यहाँ पे एमएसएमईज वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जीडीपी में योगदान करती हैं।
सो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि हर तीनों ही बातें यहाँ पे पॉजिटिव कह दी गई हैं और यहाँ पे तीनों ही बातें यहाँ पे सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी 3, क्योंकि पूछा जा रहा था कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऐसे सवाल अगर आप नाम से भी सोचो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है एमएसएमई के बारे में, फिर भी अगर आप सोचें माइक्रो लेवल पे बात की जा रही है इसलिए कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बैकवर्ड रीजन में जहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं है वहाँ पे ये हेल्प कर सकती है, वहाँ पे ये अच्छे लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को कर सकती है। दूसरा अगर आप देखें तो ये डायनेमिक सेक्टर है, बहुत लोगों को रोज़गार देगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो माइक्रो लेवल पे और स्मॉल और मीडियम लेवल पे एंटरप्राइजेज से जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें अगर आप ये सब जनरल आइडिया है तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पॉलिटी का रह गया था, कवर कर लेते हैं। आपको पूछा जा रहा है 8th शेड्यूल में किस भाषा का अमेंडमेंट करके जोड़ा गया 1967 में? तो कश्मीरी, खासी, ये भाषाएं तो सिंधी, उर्दू, ये सब पहले से थी। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सो ऑफिशियल लैंग्वेज को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भाग 17 में ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 343 से स्टार्टिंग है इनकी। और 8th शेड्यूल में हमें 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, ये भाषाएं हैं जिसमें से ये भी पूछा जाता है कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे कितनी थी? तो 14 लैंग्वेजेस थी, यानी 8 बाद में ऐड हुई। सिंधी कब ऐड हुई? सिंधी लैंग्वेज कब ऐड हुई? तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। ठीक है, आगे देखिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब ऐड हुई? 71st अमेंडमेंट एक्ट में। और लास्ट में आपकी 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई, 4 लैंग्वेज, BDMS। ठीक है, आपकी बोडो हो गई, डोगरी हो गई, मैथिली और संथाली, ये ऐड हुई किस अमेंडमेंट में? ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तो यही हमारी 22 भाषाएं हैं संविधान की जो 8वीं अनुसूची के अंदर हैं। ये देखिए, UPSC EPFO 2021 में पूछा गया कौन सा हमारी यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, डोगरी, भोटी, मैथिली और संथाली, तो हमें पता है बोडो लैंग्वेज है। ठीक है, बोडो, ना कि भोटी। और डोगरी है जो कि जम्मू कश्मीर बोली जाती है, मैथिली हो गई बिहार रीजन में, और संथाली जो कि झारखंड में एक ट्राइबल लैंग्वेज है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे फिर हमारा? ऑप्शन बी, क्योंकि नॉट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAPF 2018 में पूछा गया था कि कौन सी 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं। तो ऑप्शन अगर आप देखें, नेपाली, कोंकणी, तुलु और संथाली। तो तुलु भाषा जो कि कर्नाटक में बोली जाती है तो बहुत ज़्यादा डिमांड उठती है, लेकिन अभी तक ये हमारे 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। और अगर आप देखें संथाली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली, ये तो हैं। संथाली, कोंकणी, भोजपुरी नहीं, अभी तक भोजपुरी 8th शेड्यूल में नहीं है, तो भोजपुरी को आप एलिमिनेट कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, संथाली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रटने नहीं, अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप एलिमिनेट करके आसानी से निकाल लेंगे। हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी, नेपाली भाषा भी है। ठीक है, कभी आप सोचने लगो कि ये तो दूसरे देश की भाषा है, हमारे 8th शेड्यूल में है या नहीं, तो यही चीज़ें बस होती हैं जो कन्फ्यूजन का कारण बनती है, इसलिए अच्छे से इन्हें क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा आपका ये क्वेश्चन। एजेंसी फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कॉमर्शियल बैंक का। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होती है? वो बैंक्स होती हैं जो अपने फायदे के लिए काम करती है, जिन्हें हम प्राइवेट बैंक्स कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो कॉमर्शियल बैंक का कौन सा एजेंसी फंक्शन नहीं है? यानी एजेंसी फंक्शन मतलब एज एन एजेंट जो काम करती है वो क्या? वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, सरप्लस फंड को इन्वेस्ट कर देना, इनकम टैक्स पेमेंट जो आएगी उससे एक्सेप्ट करना, और चौथा कहा जा रहा है कि प्रोवाइड करना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ को। तो देखिए, कॉमर्शियल बैंक चारों ही काम करती है, लेकिन इसमें से एजेंसी फंक्शन कौन सा है? सो कॉमर्शियल बैंक के बारे में हमें पता है कि एक इस तरह की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि डिपॉजिट और मनी के विड्रॉवल पर या लोन वगैरह पर काम करती हैं, लेकिन इनका पर्पस होता है फ़ायदे कमाना। एजेंसी फंक्शन क्या होता है? देखिए, वो फंक्शन होता है कॉमर्शियल बैंक का वो जिसमें कॉमर्शियल बैंक सर्टेन सर्विस प्रोवाइड करती हैं कस्टमर को कुछ कमीशन के बदले में। कुछ कमीशन के बदले में क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपका चेक्स वगैरह कलेक्ट करना हो गया, बिल ड्राफ्ट वगैरह कलेक्ट करना हो गया, या इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, लोन वगैरह इंस्टॉलमेंट करना, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये चीज़ें बैंक आपको प्रोवाइड करवा रही। क्यों? क्योंकि इनमें जो है इन चीज़ों में कुछ कमीशन छुपा हुआ है इन कमर्शियल बैंक्स का। सिक्योरिटीज़ वगैरह सेल करना हो गया, इसके अलावा इंटरेस्ट, डिविडेंड कलेक्शन, फंड वगैरह ट्रांसफ़र करना, ये चीज़ें हैं। ठीक है, परचेज और सेल करना फॉरेन एक्सचेंज का।
तो इसमें से अगर आप देखें तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, इनकम टैक्स पेमेंट और प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, ये तो मेन काम है। बट एजेंसी फंक्शन इनमें से है सरप्लस फंड को इन्वेस्ट कर देना। जो एक्स्ट्रा फंड आ गया है बैंकों के पास उसे वो इन्वेस्ट करेगी, तो इससे क्या होगा, इसमें ऑफकोर्स बैंकों का कुछ फ़ायदा है, वहाँ से वो इंटरेस्ट लेगी, लेकिन इसमें ये एजेंसी फंक्शन भी है क्योंकि ये इसमें सर्विस भी लोगों को मिल रही है। कैसे मिल रही है, ये जो सरप्लस फंड है वो जहाँ पे भी जा करके इन्वेस्ट हुआ, मान लीजिए इससे पुल बना तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं एजेंसी फंक्शन का काम करेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। सो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि एजेंसी फंक्शन क्या होती है, जिनका काम है अपने जो भी इनकम आई उसके कुछ पार्ट को या पूरे पार्ट को इन्वेस्ट करना, ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी जो मनी सप्लाई है वो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज होती है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। सो ये 12th क्लास की एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है, मनी एंड बैंकिंग। मैंने आपको बताया बहुत बार इस चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। कॉमर्शियल बैंक के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया गया है कॉमर्शियल बैंक, जो भी हमने देखा क्वेश्चन पूछा गया कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। इसी चैप्टर के बॉक्स में आप देख सकते हैं लास्ट के पेजेस में अपेंडिक्स के अंदर, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, लीगल डेफिनेशन दी गई है नैरो और ब्रॉड मनी की। तो मनी सप्लाई क्या होती है, देखिए सबसे पहले समझिए कि मनी इन सर्कुलेशन, यानी पब्लिक के हाथों में जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो मनी सप्लाई कहलाता है। मनी सप्लाई क्या होता है, यानी टोटल पब्लिक के हाथों में जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो मनी सप्लाई कहलाता है। और आरबीआई ने 4 तरह के अल्टरनेटिव मेजर दिए हैं मनी सप्लाई के, उनके नाम है M1, M2, M3 और M4। मतलब बेसिकली 4 कैटेगरी में पब्लिक के हाथों में जो पैसा है उसे डिवाइड किया गया। पहला है M1। M1 क्या होता है, CU प्लस DD। CU का मतलब करेंसी हो गई, करेंसी का मतलब जैसे आपके नोट्स हो गए, 100 का 50 का जो भी नोट्स हो गए, उसके साथ साथ कॉइन्स, यानी अपने हाथ में जो कहते हैं ना केस, वो सारा केस इसके अंदर शामिल होगा। इसके अलावा डी का मतलब क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब आपके पैसे जो बैंक के अंदर जमा है वो जब चाहे आप तब निकाल सकते हैं, वो आपके पैसे, वो डिमांड डिपॉजिट हो गए। तो इन दोनों को पैसे को मिला करके M1 बनता है, ठीक है। M1 क्या होता है, तो M1 आप समझ सकते हैं कि M1 जो है इस तरह का पैसा है जो आपके डायरेक्टली मतलब आपके हाथ वाले पैसे, जैसे एक तो सबसे पहला कैश हो गया, दूसरा डिमांड डिपॉजिट जो कि आप जब मर्जी तब निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मिला करके M1 बनता है, तो M1 मनी सप्लाई। तो अब जबकि हम लोग समझ चुके हैं कि M1 एक ऐसी मनी सप्लाई है जो हमारे हाथ में पैसे है, जिसकी मदद से हम जब चाहे तब खरीदारी कर सकते हैं, तो ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म का मतलब लिक्विडिटी समझते हैं आप मनी की। तो अगर आप लिक्विडिटी समझते हैं, जैसे सोना हो गया या ज़मीनें हो गई, ये तो ज़्यादा लिक्विड है रादर देन दूसरी संपत्तियों के मुकाबले। जैसे अगर आपने कोई फ्रिज खरीद के आप लाए और अगर वो फ्रिज पुरानी हो गई तो वो लिक्विड नहीं रही, क्योंकि आप उसे तुरंत बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके हाथों में कैश है तो वो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है। और M1 में चूंकि कैश और आपके खुद के जो आपने पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं वो दोनों शामिल होते हैं, इसलिए M1 मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, M1 मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है। M2 देखिए, M2 में M1 तो है ही, इसके साथ साथ सेविंग डिपॉजिट भी शामिल है। मतलब पहले जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक के अंदर जो सेविंग डिपॉजिट खुलवाए जाते हैं वो भी शामिल है। यानी M2 में कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहला आपका करेंसी नोट्स हो गए, और दूसरा आपका डिमांड डिपॉजिट हो गया जो आपने बैंकों में पैसे जमा किए, और तीसरा सेविंग डिपॉजिट हो गया जो आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जमा किया, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर आपने जो जमा किया वो तीनों मिला करके M2 बना। M3 क्या होगा, M3 में ये दोनों चीज़ें तो होंगी ही, M1 भी होगा, और इसके अलावा नेट टाइम डिपॉजिट होगा। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब कमर्शियल बैंक में आप जब पैसे को रख देते हैं ना मैच्योरिटी के लिए कि इतने टाइम के बाद ये पैसे इतने बन जाएंगे और आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो कहलाता है नेट टाइम डिपॉजिट, जो कि समय के साथ जो पैसे मैच्योर होंगे, जो आपका जो जमा पूंजी है वो समय के साथ मैच्योर होगी, राइट, वो M3 है। M4 क्या होगा, M4 में M3 तो होगा ही, साथ के साथ टोटल डिपॉजिट होगी पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा करके। तो ये अपने अपने डेफिनेशन है, इनमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि M1 और M2 जो है वो नैरो मनी कहलाती है, जबकि M3 और M4 जो है वो ब्रॉड मनी कहलाती है। इसी के साथ साथ क्योंकि देखिए ये लिक्विडिटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M4 सबसे कम लिक्विड है। कहने का मतलब ये है कि सबसे ईजिली अगर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो M1 को कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी पढ़िए कि M3 जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई का। सबसे ज़्यादा कौन सा मनी सप्लाई यूज होगा, M3। क्यों M3 होगा, क्योंकि M3 में M1 शामिल है। M1 का मतलब करेंट, सबसे पहला आपका कैश हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, उसके बाद नेट टाइम डिपॉजिट हो गया। तो मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे M3 की अगर मैं बात करूं, देखिए M3 की, तो यहाँ पे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, 3 चीज़ें। सबसे पहला तो ये कि आपके हाथ में जो पैसे हो गए, कैश हो गया, नोट्स हो गए, सिक्के हो गए, और दूसरा क्या, उसके बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट।
डिमांड डिपॉजिट मतलब आपके हाथ में पैसे नहीं है, लेकिन आप बैंक जाओगे आपको तुरंत वो पैसे मिल जाएंगे, वो डिमांड डिपॉजिट। जो कि आपके कमाए हुए पैसे, आपके जो डिपॉजिट है, जो जमा पैसे कहलाते हैं। और इसमें तीसरी चीज़ क्या है? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब, टाइम डिपॉजिट का मतलब ये है कि आपके अभी तुरंत पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जैसे ही आपकी मैच्योरिटी पूरी होगी ये पैसे आपको मिल जाएंगे और साथ के साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होगा? M3 यूज होगा। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मनी सप्लाई कौन सी है? M3। सो हमसे यही यहाँ पे पूछा गया कि मोस्ट वाइडली यूज कौन सी है, तो M3। बहुत लोगों को M1 कंफ्यूजन हो रहा था, तो M1 इसका आंसर नहीं, हमने डायरेक्टली पढ़ा M3 है, क्योंकि M3 में M1 के साथ साथ टाइम डिपॉजिट के साथ साथ आपकी यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है एलोंग विथ कैश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब देखिए, ऐसा नहीं ये चीज़ें पहली बार पूछी जा रही हैं। अगर आप देखें तो सिविल सर्विस 2002 में भी पूछा गया, आपको पूछा जा रहा था कि कौन कौन सी यहाँ पे ब्रॉड मनी का पार्ट है, M3 का पार्ट है। तो हमें पता है कि लोगों के हाथ में पैसा हो गया, बैंकों के साथ जो डिमांड डिपॉजिट की गई और टाइम डिपॉजिट, ये तीनों ही चीज़ें M3 का पार्ट हैं और जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मनी सप्लाई है। तो यहाँ पर तीनों ही बातें, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर होगा। अभी हाल ही में मैंने जम्मू कश्मीर PSC की एनालिसिस करवाई थी, वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि यही क्वेश्चन आया है। M3 के बारे में पूछा गया था। तो M3 में हमने देखा कि करेंसी लोगों के साथ में होनी चाहिए, पहला, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट है, तीसरा अदर डिपॉजिट भी है और टाइम डिपॉजिट भी है। तो बैंकों के साथ वाली डिपॉजिट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेविंग डिपॉजिट वगैरह शामिल नहीं किया जाता, तो पोस्ट ऑफिस वाली बातें सिर्फ M2 और M4 के अंदर है। ध्यान रखिएगा, ये भी ओडिशा PSC के अंदर पूछा गया था कि कौन कौन सी चीज़ें पोस्ट ऑफिस वाली हैं, तो M2 और M4 हैं। सो आई होप मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया, अब आपको इसमें कभी डाउट नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहा जा रहा है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आपको रिसेंटली देखी जाए तो कौन कौन सी बातें यहाँ पे ऑब्जर्व आप नहीं करेंगे, नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व कहा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है कि अर्बन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है रूरल के मुकाबले। दूसरा कहा जा रहा है मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल के मुकाबले ज़्यादा है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर चर्चा में था। सो ये आप देख सकते हैं 2 महीने पहले की न्यूज़ है। जो यहाँ पे गैप है अर्बन और रूरल पीपल के बीच की, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो गैप बढ़ रही थी। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? जीवन प्रत्याशा, यानी एक पर्सन का एक्सपेक्ट करना कि वो कितनी एज तक जी सकता है, वही होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन के बारे में बताया गया कि वुमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बर्थ के टाइम पे वो मेन से लेस सिर्फ 2 ही टाइम पे रही है, 1970 से 75 के बीच और 76 से 80 के बीच। बाकी सभी जगहों में वुमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा रही है मेन के मुकाबले। ठीक है, तो देखिए मेन और वुमेन में क्या है। मेन का अगर हम लोग देखें तो 68.2 ईयर्स है और वुमेन की 70.7 ईयर थी। कब? 2014 से 18 तक, जो कि 2.5 साल का गैप था। लेकिन ये गैप उल्टा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें 2015 से 19 तक तो वुमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 68.4 और मेन की यहाँ पे मेन की 68.4 और वुमेन की 71.1, यानी जो कि 2.7 ईयर्स का गैप था और इस तरह से यह गैप बढ़ता ही गया है। सो ये हमेशा से ही चर्चा का मुद्दा रहा है कि वुमेन जो है वो 5% ज़्यादा जीती हैं मेन के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? तो ये बात है। तो यहाँ पे सेकंड जो अगर हम लोग देखें तो सेकंड यहाँ पे गलत है और फर्स्ट देखें, फर्स्ट बिल्कुल सही है। अर्बन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है रूरल के मुकाबले, क्योंकि अर्बन में बेटर फैसिलिटीज़ वगैरह, बहुत सारी रीजन है इसके पीछे। एक रीज़न को यहाँ पर जिम्मेवार ठहराना सही नहीं होगा। तो हमसे नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व कहा गया, तो पहला तो ऑब्जर्व होगा, सेकेंड यहाँ पे नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है सोशल मार्केट इकोनॉमी जो है वो उसका आइडिया 1950s के दशक में किस देश के साथ स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर है जर्मनी के साथ ही स्टार्ट हुआ। सोशल मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? सोशल मार्केट में इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे फ्री ओपन ट्रेड देखने को मिलता है और एल्डरली और बुजुर्ग लोगों के लिए स्पेशल वर्किंग कंडीशन फैसिलिटेट की जाती हैं, इस तरह की कंडीशन होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या? ऑप्शन ए, जर्मनी। ये क्वेश्चन देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मेन फोकस होता है मार्केट वैल्यू को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो देयर इज जनरलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज़ मार्केट वैल्यू। ऑफ कोर्स ये मार्केट वैल्यू पर काम करेगी। प्रोडक्टिव वेल्थ की बात की जाएगी जो कि प्राइवेट हैंड्स में होगी। ठीक है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का उल्टा है, इसलिए प्राइवेट हैंड्स में होगी, ना कि सरकार के हैंड में। और इकोनॉमिक लाइफ ऑर्गेनाइज किया जाएगा मार्केट प्रिंसिपल के आधार पर। जिस चीज़ की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इकोनॉमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग,
सपोजिटली रेशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो वो होता है ना, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल है जिसमें इक्वल रिसोर्स एलोकेशन की बात की गई। सोशलिस्ट आपका होते ही सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे भी रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स में इकोनॉमिक्स वैल्यू, मार्केट वैल्यूज़ के बेसिस पे चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अगेन करंट अफेयर के अंदर था। पूछा जा रहा है इंडिया जो है एक यंग कंट्री है, मीडियन एज पॉपुलेशन क्या है? तो मीडियन एज देखिए इंडिया की भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग अगर देखें जैसे खास करके चाइना, जापान, इन देशों में काफ़ी ज़्यादा है। जापान में तो काफ़ी ज़्यादा है मीडियन एज पॉपुलेशन। यानी मीडियन एज पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जब देश के सभी लोगों के एज को जोड़ दिया जाए तो उसका एवरेज क्या निकल करके आएगा। तो अभी तो फिलहाल इंडिया में फिर भी इंडिया एक यंग कंट्री है, लगभग 28 to 29 देखने को मिलता है ये। तो बिटवीन 25 to 30 यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। सो ये देखिए आपके न्यूज़ में अक्सर ही कवर्ड किया होता है, ये हाल ही की न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन अभी भी अंडर 30 एज है, लेकिन ये 5 सालों में थोड़ा डीप देखने को मिला है। एक क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर भी रह गया था, उसे भी कर लेते हैं। देखिए कैवेलरी वारफेयर यानी घुड़सवारी का जो वारफेयर होता है, घुड़सवारी के द्वारा जो युद्ध लड़ा जाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो आयरन स्टीरअप जब मेड हो गया तो इसके बाद आर्मर्ड वेयरफेयर काफ़ी आसान हो गई, मजबूती प्रदान हुई बैठने में, और बिना जो घुड़सवार है वो बिना गिरे घोड़े की सवारी कर सकता था। दूसरा कहा जा रहा है कि जो आयरन स्टीरअप है वो अलो करता था कैवेलरी को यानी घुड़सवार को कि वो हेल्ड टाइटली यानी टाइटली बॉडी को रख सकें, बिना राइडर इसमें थ्रोन ऑफ भी नहीं होगा बाय द शॉक ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि जब घोड़े चलते हैं तो शॉक होता है, मतलब कहीं कहीं पे जैसे तो यहाँ पे गिरने की संभावना होती है। सो देखिए घुड़सवार के लिए ये होती है आयरन स्टीरअप, ये आप देख सकते हैं। और ये क्या प्रदान करेगी आप समझ सकते हैं कि जब घुड़सवार दौड़ लगाता है तो ये इससे मजबूती प्रदान करेगी और टाइटली बाउंड करने में मदद करेगी ताकि घुड़सवार यहाँ पे उछलकर ना गिरे। इस तरह का ये आयरन स्टीरअप देखने को मिलता है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी स्किप नहीं करने हैं। अगर आपको बेसिक भी पता और ये दोनों पॉजिटिव बातें हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये फ़ायदे की ही बात होगी, क्योंकि इंसान हमेशा प्रोग्रेस ही करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी, कैवेलरी वारफेयर के बारे में ये दोनों बातें सही है। तो देखिए यहाँ पे आए हुए सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन है CDS 2 2022 के ये खत्म हो गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स की भी एनालिसिस करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।